वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आपके क्लास 10th का जो एसएसटी का सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, वो बस कंप्लीट होने ही वाला है। आज हम आपके जो लास्ट चैप्टर बचा है इकोनॉमिक्स का, जो 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत कुछ है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें और फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है आपके आर्थिक विकास की समझ वाली जो बुक है, उसमें से 4th चैप्टर जो है वो है, और चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, किसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो हमने ये समझा था कि जब अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मैच किया जाए, मिला दिया जाए या उनके समानांतर किया जाए, तो उसको ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहा जाता है। देखो, जब हम जिस भी टॉपिक से पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग वैश्वीकरण का अर्थ बदलता जाएगा। अगर हम एसएसटी का जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहां ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का मतलब होगा विश्व के साथ अपने देश के संबंधों को ज्यादा सही करना, पूरे विश्व के साथ अपने देश के कल्चर को मिक्स एंड मैच करना, ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन होगी। यही आप जो है भूगोल में चले जाओगे, आप ज्योग्राफी सेक्शन में चले जाओगे, तो वहां ग्लोबलाइजेशन का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा जो पर्यावरण के संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त है, उनको जो है पूरे विश्व में समान रूप से वितरित करना। तो अलग अलग एस्पेक्ट से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के अर्थ भी अलग अलग निकाले जाते हैं। बात हम इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की कर रहे हैं, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के समान लाना और उनके साथ मिलाकर एक सामूहिक अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करना। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। सीधी सी बात है, पूरे विश्व का एकीकरण वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने समझ लिया था पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में। तो आज इसका हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि क्यों वैश्वीकरण को जो है मजबूती मिली, ऐसे क्या चीजें थी, ऐसी क्या एलिमेंट थी, ऐसी क्या वो बातें थी जिनकी वजह से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा फास्ट हुई और ज्यादा मजबूत हुई। तो वैश्वीकरण को सक्षम करने वाले जो कारक है ना, उन कारकों में, उन एलिमेंट्स में सबसे पहला नाम जो हम ले सकते हैं वो है तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, यानी कि टेक्निक का। ठीक है, टेक्नोलॉजी। Factors that have enabled globalization, then we can take the first name to the technology. टेक्नोलॉजी को क्यों किया जा सकता है? देखो बच्चों, जब हम बात टेक्नोलॉजी की करते हैं तो जितनी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी उतना हम काम को इजी करेंगे। काम जितना इजी करेंगे उसका हम उतना बढ़ाएंगे, है ना। तो फिर टेक्नोलॉजी जो है जितनी बढ़ी उतना प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, जितना प्रोडक्शन ज्यादा हुआ उतना ही पूरे विश्व में अपना बाजार बनाने की कोशिशें हुई। हम अर्थव्यवस्था की तो बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को टेक्नोलॉजी ने बहुत पुश किया। तकनीकी या प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसको बहुत सहारा दिया, या ऐसा कह सकते हैं कि मजबूती दी। प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। इसने कम लागत पर लंबी दूरी तक माल की तेजी से डिलीवरी को संभव बनाया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने सूचना को तुरंत सुलभ बना दिया है। अगर विश्व में कहीं भी कुछ भी होता है तो हम उससे वाकिफ हो जाते हैं। यही तो है ग्लोबलाइजेशन, यही तो है वैश्वीकरण, विश्व के साथ जुड़ना। ठीक है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट has stimulated the globalization process. This has made possible much faster delivery of goods across long distances at lower cost. The developments in information and communication technology have made information instantly accessible. हम घर बैठे हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम घर बैठे हर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये तभी तो पॉसिबल हुआ जब हमारे हाथ में मोबाइल आए, हमारे हाथ में बाकी की टेक्नोलॉजीज आई, हमारे हाथ में इंटरनेट जैसी चीज आई। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो इसलिए तकनीकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कारक है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना मजबूत हुआ। दूसरा है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, तीन चीजें जो है वो एक दूसरे की पर्याय मानी जा सकती है, जिनको हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद में लिबरलाइजेशन और उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन। ठीक है,
GLP जिसको हम कहते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि LPG भी कह सकते हैं, ठीक है। L है लिबरलाइजेशन है यानी कि उदारीकरण है, P है यानी प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, ये दोनों मिलके G है यानी ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना। LPG से याद रख लो। अब L यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण क्या होता है? उदार होने का मतलब है छूट देना, ठीक है। उदार होना यानी छूट देना, सीधी सी बात है। तो उदार होना, छूट देना, इसका ग्लोबलाइजेशन क्या क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन से इसका संबंध ऐसे है कि जब कोई देश अपने यहाँ आने वाले जो व्यापारी हैं उनको टैक्सेस में छूट दे, उनके द्वारा लाए जाने वाले माल को जो है कस्टम ड्यूटी में छूट दे, या ऐसे सारे जो जो इंपोर्ट्स होते हैं, जो आयात होते हैं, उन पर से काफी प्रतिबंध जो लगे होते हैं वो हटा ले, तो ऐसी प्रक्रिया को लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई पूरे विश्व में, इसने भी बहुत हद तक वैश्वीकरण को मजबूत बनाया है। व्यापार बाधाएं कुछ प्रतिबंध होते हैं जो सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेड बैरियर्स या व्यापार बाधाएं क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स कुछ प्रतिबंध होते हैं जो सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सरकार विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने यानी विनियमित इनको कंट्रोल करने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग करती है और ये तय कर सकती है कि देश में किस प्रकार का सामान और कितना जो है मात्रा में आना चाहिए। आयात पर कर व्यापार बाधा का एक उदाहरण दिया जा सकता है। जो इंपोर्ट पर जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको भी हम व्यापार बाधा कह सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स आर सम रेस्ट्रिक्शंस that have been set up by government. The government can use trade barriers to increase or decrease or regulate foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. Tax on imports is an example of trade barriers. ठीक है ना। तो इनको कहते हैं व्यापार बाधाएं। ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बनता है कि ट्रेड बैरियर्स किसे कहते हैं। तो ट्रेड बैरियर्स वो सभी प्रतिबंध हैं जो सरकार बाहर से आने वाली वस्तुओं पर आया कर के रूप में लगाती है। व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को उदारीकरण के रूप में माना जाता है। जब ये व्यापार बाधाएं सरकार द्वारा कम की जाती है तो इनको हम उदारीकरण कह सकते हैं। जब सरकार पहले की तुलना में कम प्रतिबंध लगाती है तो उसे हम अधिक उदार सरकार कह सकते हैं। Removing barriers or restrictions set by the government on trade is known as liberalization. When the government imposes less restrictions than before, it is said to be more liberal. तो इस तरह लिबरलाइजेशन और ट्रेड बैरियर्स दोनों की जो ये डेफिनेशन है, जो दोनों की परिभाषा है, वो आपको याद रखनी है कि किसे हम उदारीकरण किसे कहते हैं और किसे व्यापार बाधा कहते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, इन दो चीजों ने कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहली विदेशी व्यापार और विदेश नीति का उदारीकरण, और दूसरा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। इन दो चीजों ने बहुत सुलभ कर दिया है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को। अब हम पढ़ते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन या WTO भी कहते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा उदार बनाना है। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में या देशों की सरकारें जो है उनसे बात करनी है, उनको ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो अपनी व्यापार बाधाएं हैं, उनको कम कीजिए। वर्तमान में विश्व के 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसने विकसित देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित किए हैं ताकि ये देश सभी के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन aka WTO is an organization whose aim is to liberalize international trade. At present, 164 countries of the world are currently members of WTO. It has established rules for developed countries regulating international trade so that these countries can allow free trade for all. देखो यहाँ आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें, कुछ शब्द जो हैं वो आप ध्यान रखोगे ना, तभी आपका आंसर परफेक्ट बन पाएगा। अब इसने किसके लिए नियम बनाए हैं? इसने विकसित देशों के लिए नियम बनाए हैं। ये नियम विकसित देशों पर लागू होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री में दूसरे देशों को जो है फ्री ट्रेड प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो सामने वाली कंट्री भी उनके लिए फ्री ट्रेड प्रोवाइड करवाए। उसके बाद में एक और आपको परिभाषा देनी है वो सेज की। सेज क्या होते हैं, या इनको अगर पूरी एक्सटेंड लैंग्वेज में कहा जाए तो इनको कहा जा सकता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमी जोन,
स्पेशल इकोनॉमी जोन, सेज कहते हैं इनको। सेज क्या होते हैं? सेज या विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। सेज में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होनी चाहिए। सेज में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 साल की अवधि के लिए टैक्स में, करों में छूट दी जाती है। इस प्रकार सेज विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं। ये क्षेत्र जब स्थापित किए गए हैं तो काफी सारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो एमएनसीज हैं, स्पेशली जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो भारत में आके और व्यापार करने के लिए उत्सुक हुई हैं। SEZs are or special economic zones are industrial zones being set up by the central and state government in different parts of the country. SEZs are to have world-class facilities such as electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities. Companies who set up production units in SEZs are exempted from taxes for an initial period of 5 years. ये आपको लर्न करना है। सेज का मतलब एक तो सरकार सारी वहां फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवा रही है और ऊपर से पूरे 5 साल के लिए उनको टैक्सेस फ्री कर रही है। सेज इज दस हेल्प टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और इससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगा। अब विदेशी व्यापार में बाधा डालने के कारण क्यों सरकार ने, देखो सरकार ने ये लिबरलाइजेशन, हमारे देश में लिबरलाइजेशन की प्रोसेस कब शुरू हुई ये भी आपको याद रखना है। हमारे देश में 1991 के बाद, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सीधा सा मतलब है 1991 के बाद भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को यहाँ आके और व्यापार करने की इजाजत दी, यहाँ जो है माल को आयात करने के लिए इजाजत दी। ये सब इजाजत 1991 के बाद दी। तो क्या कारण था कि हमारी आजादी जब 1947 में हो गई तो 1947 से लेकर 1990 तक के जो ये 40 साल निकले, 40-45 साल, उन 40-45 सालों में हमने ये क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रखा था? क्यों इतनी ट्रेड बैरियर्स या व्यापार बाधाएं हमने लगा रखी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके हम जवाब क्या देंगे? आजादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश में बाधाएं डाल दी थी। ये देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया गया था। सीधा सीधा अगर एक शब्द एक लाइन में पूछा जाए, 1 नंबर का भी आए तो भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि भारतीय व्यापारी या भारतीय जो घरेलू व्यापारी थे उनको विदेशी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, कंपटीशन से बचाने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे। 1950 और 1960 के दशक में ही उद्योग आ रहे थे और उस स्तर पर अगर उस समय प्रतिस्पर्धा होती, उस समय आयात से प्रतिस्पर्धा होती तो इन उद्योगों को विकसित करने की अनुमति ही नहीं मिलती। केवल आवश्यक वस्तुओं, केवल जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के आयात की अनुमति थी और इंडिया में किसी भी चीज को इंपोर्ट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए तो आपके घर में जो दादाजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो सब कहते हैं अरे ये चीज तो आज आई है, पहले तो ये था, पहले तो ये चलता था, पहले तो वो चलता था। ये सब जो है ना, ये इसी की वजह से, क्योंकि पहले यानी कि 1991 से पहले हमारे इंडिया में कोई भी दूसरी कंट्री की कंपनी को या मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन को आके और एस्टेब्लिश होने की इतनी परमिशन नहीं थी। अगर थी भी तो उसके ऊपर बहुत सारे बैरियर्स थे, बहुत सारे टैक्सेस थे और जो चीजें उर्वरक होती है या मशीनरी होती है या फिर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके अलावा और किसी भी चीज के इंपोर्ट की अनुमति हमें नहीं थी। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and investment. This was done to protect the producers within the country from foreign competition. Industries were just coming up in the 1950s and 1960s and competitions from import at the stage would not have allowed these industries to develop and grow. Imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. was allowed. उसके अलावा import होता ही नहीं था, ये वही चीजें थी जो भारत में नहीं बनती थी। ठीक है, to protect the Indian economy from foreign infiltration in industrial affecting the economic growth of the country. As planned, India wanted to move faster to catch up with the main industries in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in international trade and give incentives to the more rapidly growing industries
थ्रू फिस्कल टैरिफ एंड अदर मीन्स। लेकिन अब भारत को भी तो उनके बराबर आना है, तो भारत को भी उसके लिए काफी सारे जो है त्याग करने पड़े। क्या करना पड़ा? अब योजना ये थी कि देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले उद्योगों में विदेशी घुसपैठ से भारतीय उद्योगों की रक्षा करनी थी उनको। भारत विश्व बाजार में मुख्य उद्योग के साथ बहुत तेजी से आगे भी बढ़ना चाहता था और इसलिए उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी प्रगति पर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ी। और ये जो राजकीय टैरिफ था और बाकी अन्य मीडियम थे, बाकी अन्य माध्यम से, उनके माध्यम से तेजी से बढ़ते उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर 1991 के आसपास भारत सरकार द्वारा नीति में कुछ बदलाव किए गए, क्योंकि ये निर्णय लिया गया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विदेशी उत्पादकों के साथ कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करने का अब समय आ गया है। इससे न केवल भारतीय उत्पादकों को अपने प्रदर्शन, अपने जो उनका जो भी एग्जीक्यूशन है उसमें सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। Around 1991, some changes were made in policy by the Indian government as it was decided that the time had come for the Indian producers to compete with foreign producers. This would not only help the Indian producers to improve their performance but also improve their quality. ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, उदारीकरण शुरू कर दिया गया। अब उदारीकरण का अर्थ है कि विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकारें व्यापार बाधाओं का उपयोग विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने के लिए कर सकती है। जैसे भारत ने आयात पर टैक्स लगाया था, लेकिन 1991 के आसपास भारत ने वापस उदारीकरण की नीति अपना ली। Government used trade barriers to increase or decrease foreign trade to protect the domestic industries from foreign competition. For example, tax on imports. Around 1991, Government of India adopted the policy of liberalization. अब इस पॉलिसी जब 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा? वैश्वीकरण ने भारत के लोगों के जीवन को बहुत तरीकों से प्रभावित किया है। सबसे पहले तो इसने उन उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान किए हैं जो अब कई उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों में उनका आनंद लेते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला इफेक्ट है, इट हैज प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइसेस टू द कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय improved quality and of lower prices on several products. अब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं और जब कंपनियां, इतनी सारी कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, तो फिर वो अपनी कीमतें भी जो है बराबर से रखेंगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप जीवन स्तर उच्च हुआ है। इट हैज रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। और तीसरा, वैश्वीकरण ने विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर। खास करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है, वहां पर ग्लोबलाइजेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। अब एक निष्पक्ष वैश्वीकरण भी बहुत जरूरी है। निष्पक्ष वैश्वीकरण क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन करते करते कई बार जो विकसित देश होते हैं वो अब आगे तो निकलेंगे ही, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपिटल है, उनके पास पूंजी है, वो सब चीजें उनके पास है, तो वो आगे निकल जाते हैं। और ऐसे में जो बेचारे पिछड़े हुए देश हैं वो पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। तो ऐसे में ग्लोबलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। वो क्या है? निष्पक्ष वैश्वीकरण की सभी के लिए अवसर पैदा करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वैश्वीकरण के लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। इसे संभव बनाने में सरकार अहम भूमिका निभा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है निष्पक्ष वैश्वीकरण, तो उसके लिए आप ये उत्तर दे सकते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। The government can play a major role in making this possible. Governments जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। गवर्नमेंट्स क्या क्या काम कर सकती है, सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि श्रम कानूनों को ठीक से लागू किया जाए और श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार मिले। ठीक है ना? ये पहला पॉइंट है कि जो लेबर लॉज हैं उनको अच्छे से इम्प्लॉय किया जाए।
It can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their right. दूसरा, छोटे उत्पादकों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता कर सकता है, जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं. It can support small producers to improve their performance. तीसरा, यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का यूज कर सकती है, वो भी तब जब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को उसने अपना लिया है. फिर भी इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. उसके बाद में ये निष्पक्ष नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत कर सकता है. इट कैन निगोशिएट एट द WTO फॉर फेयरर रूल्स. और आखिरी, ये विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के लिए, वहां पर जो देश हैं उनके अपने हकों की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ भी जुड़ सकता है. It can also align with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है. बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, जिसमें आपने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है ये समझा, उदारीकरण क्या होता है ये जाना. उदारीकरण और वैश्वीकरण से रिलेटेड ये जो चीजें हैं, इन पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. खास करके जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि किस तरह से निष्पक्ष वैश्वीकरण को लागू किया जा सकता है. तो आज के वीडियो में इतना ही. जल्दी ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए. ठीक है, तो आप इंतजार कीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए. एग्जाम बस आपके सर पर ही है. जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू.